मध्य प्रदेश के ग्वालियर की कोर्ट के अंदर एक लड़की जो कि बेहद खूबसूरत होती है, वो तारीखों पर आया करती थी। और इसी बीच में जब जब वो तारीख पर आती थी तब तब एक लड़का भी तारीख पर आया करता था। लड़का भी कोई कम हैंडसम नहीं था। एक दिन उस लड़के ने हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ तारीखों पर क्यों आती हो, तुम्हारे ऊपर क्या केस दर्ज है। तब लड़की कहती है कि मेरी शादी हुई थी, पति से विवाद हो गया था और पति ने अपने ऊपर ही गोली चलवाई और नाम मेरा लगा दिया। उसी का ही उसने एफआईआर कराई। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जैसे ही उस लड़की ने ये बात बताई तो लड़के को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा कि तुम तो बिल्कुल भी लगती ही नहीं हो कि शादीशुदा हो। अब लड़की ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम तो बहुत ज्यादा दिखाई देते हो। तब उस लड़के ने कहा कि मेरे ऊपर धोखाधड़ी का, लूट का, मारपीट का, इस तरह से लगभग 6 केस दर्ज हैं। और बस मुझे भी ऐसे ही तुम्हारी तरह किसी ने झूठे केस में फंसा दिया था। अब लड़का और लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं और नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। और ये बात फिर धीरे धीरे दोस्ती की तरफ बढ़ जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के बाद दोनों फैसला लेते हैं कि अब जब तक जिएंगे दोनों साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये फैसला वो लेते हैं और इसको साकार करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन वो साथ जो था, वो 7 जन्मों का, भले ही चाहे उन्होंने अपने आप से वादा कर लिया हो, लेकिन ज्यादा दिन तक साथ रहते नहीं हैं। और यहीं से एक कत्ल की ऐसी इबारत लिखी जाती है कि जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। जहां जहां तक इस खूबसूरती के चर्चे हो रहे हैं, वहां वहां तक ये पता चलता है कि जो लड़की खूबसूरत है वो जहां भी जाती थी उसे कोई ना कोई पसंद कर ही लिया करता था। और ऐसा पसंद करता था कि उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाया करता था और उस पर जान छिड़कने के लिए भी तैयार हो जाया करता था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला झांसी की एक तहसील है टहरोली। और टहरोली तहसील का ही एक गांव लगता है कुम्हरिया। दरअसल ये कुम्हरिया की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 24 जून 2025 की दोपहर 3:10 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है, नाम उसका अजय प्रताप राजपूत होता है, जो कि अभी अपनी पोती का जन्मदिन मनाकर घर ही आया था। और घर में आने के बाद जब देखता है तो घर की जो कुंडी है, दरवाजा है, वो बाहर से बंद था। आखिरकार वो अपनी पत्नी को इधर उधर तलाश करता है। जब उसकी पत्नी नहीं दिखाई देती तभी वो घर के अंदर उस कुंडी को खोलता है और प्रवेश करता है। और आवाज लगाता हुआ, उसे लग रहा था कि शायद किसी ने मस्करी करी होगी, इसलिए बाहर से कुंडी लगी हुई थी। वो धीरे धीरे करके ऐसे ही अंदर जाता है तो सारे के सारे दरवाजे खुले हुए थे। तब वो अपनी पत्नी को देखता है जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, नाम सुशीला देवी, जो कि बेड पर पड़ी हुई है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके पैर बंधे हुए हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। और जब उसने उस दृश्य को देखा तो उसकी चीख निकल जाती है। जैसे ही अजय प्रताप राजपूत अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, वो चीखता हुआ बाहर आता है। और उसकी चीखों को सुनने के बाद जो आसपास के घरों के लोग थे वो भी घर से बाहर निकल आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। बस इतना था। उसके बाद फिर देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच में किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस मौके पर आती है। और मौके पर आने के बाद पुलिस ने देखा तो घर की जो जरूरी चीजें थी, पैसा था, जेवरात थे, वो यहाँ से गायब हो चुके थे। साथ ही जो घर में एक अकेली महिला थी जिसकी उम्र 55 साल के आसपास, नाम उसका सुशीला देवी। सुशीला देवी की बेड पर लाश पड़ी हुई थी, हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। अब इसके बाद पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि 2 कप में आधा आधा कप चाय रखी हुई थी, नमकीन और बिस्किट रखे हुए थे। अब पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि जो भी कातिल हैं वो जानकार हैं और ये जो महिला है उन्हें जानती थी, पहचानती थी। बस इतना था कि अब घर वालों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जब अजय से पूछा जाता है कि तुम इस घटना के दौरान तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि उसकी जो पोती है वो ग्वालियर में रहती है। उसका 22 जून 2025 को जन्मदिन था, वो जन्मदिन मनाने के लिए गया हुआ था। जो इसका बेटा है वो बेटा भी वहीं पर गया हुआ था। घर पर सिर्फ सुशीला देवी अकेली थी। अब यहाँ कौन आ सकता है, जब इनसे पूछा जाता है तो उसने बताया कि जो उसका बेटा है, उसके बेटे की बहू है, बहू यहाँ पर आ सकती है और बहू का जो भाई है वो यहाँ पर आ सकता है। बस इतना था। उन्होंने पूछा कि वो क्यों आ सकते हैं। नाम था रागनी, उसके भाई का नाम आकाश होता है।
आखिरकार वो क्यों आ सकते हैं, तो बताया जाता है कि लगभग 8 महीने से वो अपने मायके में हैं। जब मैं उसे बुलाने के लिए गया था तो उसके भाई ने मुझे धमकी दी थी, मारने की, पीटने की। उसने कहा था कि मैं तुम्हें सबको एक एक करके देख लूंगा। बस पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस ने ये बात सुनने के बाद एफआईआर दर्ज करी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद आखिरकार उस लाश को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिरकार ये हत्या किस वजह से हुई है, क्यों हुई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। एक तरफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। तो ये बताया जाता है कि नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद, उसके हाथ पैर बांधने के बाद, तब गला घोटकर हत्या की गई थी। तड़पा तड़पा कर उस बुजुर्ग महिला को मारा गया था। आखिरकार जिनके नाम एफआईआर दर्ज की गई थी उनके बारे में पता चलता है कि वो पहले से ही थाने में आकर बैठ गए हैं। यानी कि रागनी और उसका जो भाई आकाश होता है वो थाने में बैठे हुए थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उन्होंने कहा कि हमारा इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी हमारा इसमें हाथ नहीं है, हमने किसी की हत्या नहीं की है। पुलिस वाले कहते हैं कि हर कातिल यही बात कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब वो कहते हैं कि आप जाकर किसी भी लेवल पर जांच कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब गांव में पूछताछ की जाती है तो गांव के ही लोग बता रहे थे कि सुबह 24 जून की तारीख थी, 6:30 बजे के आसपास एक महिला और एक पुरुष को देखा गया था, और वो महिला पुरुष इस घर के अंदर आते हैं। वही अब ऐसे में एक महिला पुरुष आते हैं, और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो नाम दर्ज की थी, जिसमें महिला और पुरुष यानी कि दोनों बहन भाई का नाम दर्ज किया गया था। पुलिस उन्हें हिरासत में जरूर लेती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। तभी पुलिस ने उस महिला से पूछा कि तुम्हें किसी पर शक हो, तुम्हारी किसी से कोई जानकारी हो, या फिर तुम ये कोई सटीक जवाब दे सकती हो कि तुम अपने मायके में ही क्यों रह रही थी पिछले 8 महीने से, मुझे इसका जवाब चाहिए। जब पुलिस ने उस महिला से जवाब जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक पूजा नाम की एक महिला रहती है, उस पूजा नाम की महिला के प्रति मेरे जो पति हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसी से एक बेटे भी पैदा हो गई है, और जब से वो बेटी पैदा हुई है उनका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल है ही नहीं। जब मैं अपनी कुछ जरूरत की चीजें मांगती हूँ, सामान मांगती हूँ, तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। सब कुछ मिलता है तो पूजा को मिलता है। अब पूजा के बारे में जब पूछा जाता है तो पूजा के बारे में पता चलता है कि वो ग्वालियर में है। अब उसकी कहानी जब सामने आती है तो उसकी कहानी बड़ी विचित्र होती है। आखिरकार पुलिस उस महिला की तलाश में जुट जाती है, और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ पूजा लग जाती है। जब पूजा हाथ लगती है तो पूजा से जब पूछताछ की जा रही थी तो पूजा ने जो कहानी सुनाई, शुरुआत में पूजा ने कुछ इधर उधर की बातें बताई, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू किया है तब वो सच बताती है। वो भयानक होता है। दरअसल वो बताती है कि पूजा की बचपन में ही इसकी माँ मर चुकी थी, और उसके जो पिता होते हैं वो रेलवे में लोको पायलट होते हैं, और उन्हें साल 2014 में एक ओरछा गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रमेश होता है उससे शादी करा देते हैं। जब तब ये 12वीं पढ़ी हुई थी, ये लड़की देख तो पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, लेकिन देखने भालने में भी ज्यादा अच्छी थी। उसके नैन नक्श बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए कोई भी उस पर मोहित हो जाया करता था, सम्मोहित हो जाया करता था। और वो अपने पति से कुछ डिमांड ज्यादा किया करती थी। जब डिमांड करती थी पैसों की, साज श्रृंगार की, तो उसका पति कहते था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। विवाद कुछ इतना बढ़ता है कि आए दिन रमेश अपनी पत्नी पूजा के साथ मारपीट कर दिया करता था, और मारपीट जब लगातार बढ़ती है तो इसी बीच में रमेश पर किसी ने गोली चला दी। रमेश उसमें बच तो जाता है, लेकिन बचने के बावजूद घायल हो जाता है। वो सीधा पुलिस के पास जाता है, और पुलिस से जाकर कहता है कि मेरे ऊपर जो गोली चलाई है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी ने चलाई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, एफआईआर दर्ज करती है, इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस महिला को जमानत मिल जाती है, लेकिन मामला अब कोर्ट में चला जाता है। इसलिए वो कोर्ट में तारीखों पर जाया करती थी, और जब तारीख पर जाया करती थी तो इसी बीच में यहाँ तारीख पर एक लड़का आया करता था। वो देखने में अच्छा खासा हैंडसम होता है, नाम उसका कल्याण राजपूत होता है। कल्याण राजपूत और ये लड़की जब आपस में एक दूसरे को देखते थे तब इन दोनों ने बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया है। तो उस लड़के ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों? तो उसने बताया कि मेरे पति ने ही मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने उस पर गोली चलवाई है। हालांकि वो अपना आपको निर्दोष साबित करने की लगातार कोशिश करती थी। तब उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, कल्याण राजपूत से, कि तुम किस आरोप में हो? तो वो बताता है कि उस पर आरोप है, लूट का आरोप है, मारपीट का आरोप है, धोखाधड़ी का आरोप है। इस तरह से उस पर लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं। जब उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो, वो बताता है कि वो झांसी का एक तहसील है टहरोली, और टहरोली का ही एक गांव लगता है कुम्हरिया, वो वहां का रहने वाला है। दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। महानगर में ही किराए पर कमरा लिया जाता है, और दोनों ऐसे रह रहे थे जैसे पति और पत्नी, और इस तरह से रहते रहते उन्हें 6 साल का वक्त बीत जाता है।
6 साल का वक्त जरूर बीता था, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने कोई बच्चा पैदा करने की शायद कोशिश की गई होगी, इसलिए उनको बच्चा भी नहीं होता है और वो दोनों साथ साथ ही रहते चले जाते हैं। लेकिन एक दिन 25 मई 2019 की ये बात है, कल्याण सिंह जब रोड पे जा रहा था, उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और कल्याण राजपूत की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, परिवार वालों को खबर खबर लगती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूजा अब करे तो क्या करे, पहले ही बचपन में उसकी माँ मर चुकी है, पिता की भी मौत हो चुकी है, ऐसे में जाए तो कहाँ जाए। तब उसने फैसला लिया कि वो अपनी बहन जो कि ग्वालियर में ही रहती है उसके पास जाती है, उसके पास रहने लगती है। जब कल्याण राजपूत की मौत होती है तो 13 दिन बाद जब आरएसटी होती है तो वो उस आरएसटी में गांव चली जाती है, और जब गांव जाती है तो गांव में हर कोई चर्चा कर रहा था कि ये लड़की कौन है। तभी परिवार वाले कहते हैं कि कल्याण दरअसल इसी के साथ रहता था, इसका नाम पूजा है। अब पूजा के बारे में जब पता किया जाता है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तभी घर वाले कहते हैं कि जिसमें एक जेठ है उसका, यानी कि कल्याण का बड़ा भाई संतोष होता है और उसके पिता होता है अजय प्रताप राजपूत। वो कहते हैं अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो पूजा, तो तुम हमारे घर पे रह सकती हो, हमारे साथ रह सकती है। तुम्हारी ना माँ है, तुम्हारा ना बाप है, तुम कहाँ रहोगी, कहाँ परेशान होगी। जैसे ही पूजा को ये ऑफर मिलता है, पूजा तैयार हो जाती है। पूजा ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, और जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है तो पूजा का सबसे पहले एडमिशन बिजना डिग्री कॉलेज में कराया जाता है। और जैसे बिजना डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है तो उसको बहू कम और इस घर की बेटी की तरह ज़्यादा देखा करते थे। और वो स्कूल जाती थी, आती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि संतोष उस पर मोहित हो जाता है, उसको प्यार करने लगता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। इतना करीब आ जाता है कि दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो इसका होने वाला ससुर था, जो अजय था, अजय भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करता था, और इतना पसंद करता था कि उसकी हर बात मानता था। और धीरे धीरे करके वक्त ऐसी बीत जाता है, 22 जून 2022 की बात है, वो एक बेटी को जन्म देती है। और ये दावा किया जाता है कि वो बेटी संतोष राजपूत की थी, यानी कि कल्याण का जो बड़ा भाई था संतोष राजपूत, उसी की ये बेटी है। आखिरकार वक्त और आगे बढ़ता है, और इसी बीच में जो इसकी पत्नी होती है, जो पत्नी उसकी रागिनी, वो स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो जानते हुए भी कि उसका पति का इसके साथ अवैध संबंध है, उससे बच्ची भी पैदा हो चुकी है, इसलिए उसे कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रागिनी के प्रति उसका पति संतोष का प्रभाव कम हो रहा था, वो उसके पास कम जाता था, लेकिन पूजा के पास ज्यादा जाना होता था, पूजा की हर बात मानता था, पूजा की हर ख्वाहिशें वो पूरी किया करता था। ऐसे ही एक दिन घर में झगड़ा हो जाता है। ये जून 2025 की 24 की बात है। जब झगड़ा हो जाता है तो वो यहाँ से नाराज होकर अपने घर चली जाती है, मायके चली जाती है। उसे जब बुलाने की कोशिश की जाती है तो उसने कहा कि मैं तभी आऊंगी जब आधी जमीन मेरे नाम कर दी जाएगी और मंगलसूत्र का पूरा मुझे लाभ मिलेगा। ये जब घर वालों ने कहा कि वो जब घर में रहती है तो उसे भी बराबर का अगर हिस्सा मिल जाएगा, तो इसमें ऐतराज किया है। जैसे ही ये बात पूजा ने सुनी, पूजा ने कहा कि अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो मुझे आधी जमीन जो कल्याण के नाम थी वो मुझे दे दो। मैं ग्वालियर में रहकर अपने बच्ची की भरण पोषण करूंगी, वहीं पर कोई बिजनेस व्यापार कर लूंगी, और तुम यहाँ से आराम से परिवार के साथ रहना और तुम्हारे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। जैसे ही पूजा ने ये डिमांड की, संतोष भी तैयार हो जाता है, और जो उसका ससुर था अजय भी तैयार हो जाता है। कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुशीला तैयार नहीं होती। सुशीला साफ साफ इनकार कर देती है कि वो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देगी, इसलिए जैसे भी रहना है वैसे रहो, लेकिन जमीन बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब ऐसी स्थिति में जिसे लगता था कि मेरे पास एक जमीन आ जाएगी, सब कुछ लाभ मिल जाएगा, लेकिन सास इसमें आड़े आ रही है। तभी उसने एक प्लान बनाया, हत्या का प्लान। इसलिए 22 जून को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। 22 जून को वो ग्वालियर चली जाती है। मई 2025 में वो ग्वालियर में रहना शुरू कर देती है। अपने जेठ से कहती है कि बेटी का जन्मदिन मनाना है, आप आ जाओ। और वो ससुर से भी यही बात कहती है कि बेटी का जन्मदिन मनाना है, आप भी आ जाओ। ये दोनों तो वहां चले जाते हैं। घर में सास अकेली रह जाती है। जो संतोष की बहू थी रागिनी, वो अपनी दरअसल मायके में रह रही थी। इसी बीच मौका मिल जाता है और ये अपनी बहन से कहती है, जिसका नाम कामनी उर्फ कमला होता है, उससे कहती है कि अगर तुम जाकर मेरी सास की हत्या कर दोगी तो जो जमीन होगी उस जमीन का आधा पैसा जो होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इसलिए उसकी बहन भी उस बर्थडे पार्टी में आई थी, लेकिन मौका पाते ही वहां से निकलते हैं। और दोनों निकलने के बाद कमला अपने प्रेमी के साथ, जो उसका प्रेमी होता है अनिल, उसके साथ पास सीधा पहुंचती है। लगभग 145 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और सीधा उस टहरौली के गांव कुम्हरिया में पहुंच जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि जो सास है वो पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कर रही थी। सुबह सुबह की बात थी। आखिरकार कमला उर्फ कामनी तो घर पे इंतजार कर रही थी, लेकिन जो उसका प्रेमी होता है अनिल, वो उसे ढूंढता हुआ घेर तक पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि मौसी जी, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर हो।
जैसे मौसी ने उन्हें देखा वो खुश हो जाती है, सीधा घर पहुंचती है, चाय बनाती है, नमकीन का बिस्किट का इंतजाम करती है। और जैसे नमकीन बिस्किट का इंतजाम किया जा रहा था, अभी आधी ही कप चाय पी थी, इसी बीच में मौका पाती सुशीला देवी को वो पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं। जब कपड़ा मुंह में अंदर नहीं जा रहा था तो उन्होंने चिमटे से उस कपड़े को अंदर ठूसना शुरू कर दिया। साथ ही बेड पर लिटाकर उसके हाथ और पैर दोनों बांधते हैं और उसे जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है और साथ ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। इस बीच में वो काफी तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मुंह में कपड़ा था इसलिए वो किसी को बुला नहीं सकती थी और गांव वालों को लग रहा था कि शायद उनके घर में कोई मेहमान आया है। वो आराम से इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद यहां से चले जाते हैं। और वो नहीं जानते थे, ये बात पूजा भी नहीं जानती थी कि शक जहां जाएगा शक चला जाता है जेठानी की तरफ। पुलिस उस जेठानी के पास जब जाती है तो जेठानी आखिरकार खुद ही थाने पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस का जो शक जाता है पूजा पर वो इसलिए जाता है कि सबके सब लोग, पूरे रिश्तेदार तो पहुंच जाते हैं उस अंतिम संस्कार में, लेकिन पूजा ग्वालियर से अपनी सास के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थी। तभी पुलिस को कहीं ना कहीं पूजा खटकने लगती है और जब पूजा से पूछताछ की जाती है, सख्ती से बातचीत की जाती है, तो आखिरकार पूजा सारा सच उगल देती है। हालांकि इसमें नई कहानी जरूर बनाई जाती है और नई कहानी जो कमला उर्फ कामनी राजपूत होती है, कमला उर्फ कामनी होती है, वो इस पूजा के ससुर पर ही इल्ज़ाम लगा देती है। वो कहती है कि पूजा का और उसके ससुर का अवैध संबंध है और अवैध संबंध होने की वजह से इन्होंने ही मुझसे हत्या कराई कि तुम मेरी पत्नी की हत्या कर दो और मैं पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगूंगा। जब ये बात उसने सुनी तो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया था, अजय को, लेकिन अजय ने साफ साफ कहा कि मैं उसको एक बच्चे की तरह, बेटी की तरह लगाव रखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे उसके साथ अवैध संबंध थे। वो इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। पुलिस ने पूजा को भी गिरफ्तार किया, कमला उर्फ कामनी को भी गिरफ्तार किया। साथ ही जो अनिल होता है, अनिल को गिरफ्तार करने के लिए जब लगातार दबिशें दी जा रही थी तो टहरोली का एक जगह लगती है गुरैया, गुरैया के बीच में एक मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में इसमें अनिल को गोली लग जाती है। पुलिस इस तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। आखिरकार पुलिस की जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि पूजा के कई लोगों के साथ संबंध थे और इसीलिए वो यहाँ पर एक हत्या की कहानी रच दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से पूजा ने ये रिश्तों की भरमार लगा रखी थी, उसने एक शादी की, उसके बाद फिर दूसरे के पास पहुंच जाती है, उसके बाद फिर जेठ से भी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि वो ससुर से भी नजदीकियां बढ़ा लेती है। हालांकि वो नजदीकियां हैं या नहीं हैं वो तो खैर ससुर या बहू ही जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह की अखबार में चर्चा है वो वाकई अपने आप में बड़ी घिनौनी है, बड़ी अजीब सी